Good morning everyone. So in this class again we are with some MCQ of chapter 10. So here today I am discussing the 25th question. 24 तक हम लास्ट क्लास में आपका डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे आगे चैप्टर 10 के कुछ क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ. So the 25th question is a common biocontrol agent for the control of plant disease. प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको एक कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट बताना है. सो बच्चे यहाँ पर देखिए, ग्लोमस तो आपने पढ़ा है कि ये आपका क्या होता है. ग्लोमस तो आपने फर्टिलाइज़र में पढ़ा है, बायो फर्टिलाइज़र. ये आपका फंगस की स्ट्रेन, फंगस का जेनरा है जो कि आपका एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है विद हायर प्लांट्स और नाइट्रोजन अवेलेबल कराएगा. अब बाकी आपके बच्चे बैक्यूलोवायरस, बेसिलस एंड ट्राइकोडर्मा, तो ये तीनों ही आपके क्या हैं, बायो कंट्रोल एजेंट है. यहाँ पर आपका बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस ये मेनली आपका वर्क करता है इंसेक्ट्स के साथ, आर्थ्रोपोड के साथ. तो आर्थ्रोपोड को किल करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है बेसिलस का जीन. देन आपका यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको यहाँ बताना जो प्लांट डिजीज़ को जो है प्रिवेंट करेगा. सो यहाँ पर ट्राइकोडर्मा बच्चा ये आपका राइट ऑप्शन है. ये एक तरह की फंगस है. कैसी फंगस? इम्परफेक्ट फंगस, यानी कि ड्यूटेरोमाइसीटीज का मेंबर है. और ये फंगस आपका क्या करती है, ये आपके कुछ प्रोटीन्स, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सिक्रीट करती है जो कि इसके नियर बाय दूसरी फंगस को ग्रो करने नहीं देता है. यानी कि ये फंगस कुछ ऐसे मॉलिक्यूल सिक्रीट करेगी जो दूसरे फंगस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा. एंड दिस इज़ हाउ ये प्लांट को आपका फंगल डिजीज़ से प्रिवेंट करेंगी. ओके, सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन प्लांट पैथोजन से जो आपका प्रिवेंट कर रहा है वो आपका क्या आएगा, ट्राइकोडर्मा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. इनमें से किसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ नहीं किया जाता है. तो आपको पता है अर्थवॉर्म को तो करती बच्चे, इसे तो हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर या फार्मर्स फ्रेंड हम कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं. और ये सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस करता है. इसके अलावा ऑजिलेटोरिया आपने पढ़ा है, साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा में होता है. और इसके अलावा आपने पढ़ा नॉन हेट्रोसिस्ट होता है, यानी कि यहाँ हेट्रोसिस्ट आपका नहीं होते हैं. ठीक है, फिलामेंटस है. तो ये सब आपने 11th में पढ़ा है. और साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, दे आर नाइट्रोजन फिक्सर. तो ये भी आपका बढ़ाएगा. ग्लोमस अभी हमने बात की, ग्लोमस आपका क्या है, फंगस है और ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है. तो अगर हम देखें ऑजिलेटोरिया, ग्लोमस दोनों ही नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं. और अर्थवॉर्म जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके क्या कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस कर रहा है. तो ये तीनों ही आपका क्या करेंगे, ये तीनों ही आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किए जाएंगे. बट यहाँ स्नेल को आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ नहीं किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the bacteria Bacillus thuringiensis is widely used in contemporary biology as an. Bacillus thuringiensis को आपका यूज़ किया जाता है किस में. तो बच्चे Bacillus thuringiensis आपका एक इंडिकेटर है वाटर पोल्यूशन का, बिल्कुल गलत. इंसेक्टिसाइड हो सकता है. एजेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत. डेयरी प्रोडक्ट में तो आप यहाँ पर ईस्ट को मेन यूज़ करते हैं, माइक्रोब को. देन सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम, तो ये भी गलत है. तो बच्चे यहाँ पर आपका क्या है, इंसेक्टिसाइड. मैंने आपको बताया था बेसिलस के अंदर एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं क्रायोजीन. और ये क्रायोजीन जो होता है ये इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इनएक्टिव होता है. एंड आपका ये क्रायोजीन जो है, ये क्रायोजीन क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन, जिसे हम क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहते हैं. और ये प्रोटीन आपका अगर इंसेक्ट की गट में चले जाए, इंसेक्ट के स्टमक में चले जाए, तो वहाँ पर एल्कलाइन मीडियम मिलता है जहाँ ये एक्टिवेट हो जाता है. एंड एक्टिवेट होकर ये क्या करता है, इंसेक्ट की जो गट होती है वहाँ पर पोर्स या होल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर फिल हो जाता है और जो स्टमक है, गट है, वो क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है. सो ये मैंने आपको बताया था क्लास में. सो यहाँ पर आपका क्या आएगा, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है
उसे एज अ इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, इसके जीन को यूज़ किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज़ योर बी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एज अ बायोपेस्टिसाइड, इनमें से कौन सा बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज़ नहीं किया जाता है। तो बच्चा आपने पढ़ा है बायोपेस्टिसाइड में आपका बैसिलस को आपने पढ़ा है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरसिस को आपने पढ़ा है जिसमें बैक्यूलो वायरस आता है, ट्राइकोडर्मा अभी हमने बात की, ट्राइकोडर्मा भी आता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास आपकी जो स्ट्रेन है, ज़ैंथोमोनास की स्पीसीज़ आपने पढ़ा है। ये सिट्रस कैंकर एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि सिट्रस प्लांट में डिजीज़ कॉज करने का काम कर रहा है। तो ये एज अ बायोपेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता है, ये डिजीज़ कॉज करता है इन सिट्रस प्लांट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है। तो ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है दैट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। हो सकता है भाई, अभी हमने बात की, बिल्कुल सही है। बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन बैसिलस, गलत। अभी मैंने कहा कि ये बैसिलस यानी बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव होगा, और यहाँ पर ये एक्टिव कब होता है, एक्टिव होता है जब ये इंसेक्ट गट में होता है, क्योंकि इंसेक्ट गट में इसे एल्कलाइन मीडियम होता है, इसे एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत है, जो इसे कहाँ मिल रही है, इंसेक्ट के गट में मिल रही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवरीज ऑफ द पेस्ट टू स्टरलाइज इट, बिल्कुल गलत। यहाँ पर एक्टिवेटेड टॉक्सिन क्या करता है, उसकी गट की जो एपिथेलियल लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर, उसके साथ बाइंड कर कर गट में पोर क्रिएट कर देता है। तो ये आपका ओवरीज को इनएक्टिवेट या स्टरलाइज नहीं कर रहा है, बल्कि गट की एपिथेलियल लाइनिंग पर पोर क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत। देन द कंसर्न बैसिलस हैज़ एंटीटॉक्सिन, कि जो बैसिलस होता है उसमें एंटीटॉक्सिन यानी कि टॉक्सिन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए आपका मॉलिक्यूल है। तो बिल्कुल गलत। पहली बात तो बैसिलस के अंदर जो आपका क्राई है वो आपका टॉक्सिन की तरह वर्क ही नहीं कर रहा है, नॉर्मल मॉलिक्यूल है इनएक्टिव फॉर्म में, उसके लिए उसे कोई एंटीटॉक्सिन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो क्राई आपका इनएक्टिवेट है ना, यहाँ पर इसके अंदर जो क्राई है, प्रोटीन है, वो तो इनएक्टिवेटेड है, तो इसे नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करने के लिए किसी एंटीटॉक्सिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राई 1 एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर इफेक्टिव अगेंस्ट। जो क्राई 1 एंडोटॉक्सिन यानी कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल आपका ऑब्टेन किया जाता है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से, वो इफेक्टिव होता है किसके लिए। तो बच्चा यहाँ पर हमने बात की वो इफेक्टिव होता है आपके इंसेक्ट्स के लिए, और इंसेक्ट्स में आपका यहाँ पर इंसेक्ट्स के अलावा आपका इंसेक्ट भी स्पेसिफिक है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप इस ऑप्शन को तो कट कर सकते हो, नीमेटोड्स आर नॉट इंसेक्ट, बाकी मॉस्क्यूटो, फ्लाइज, बॉलवॉर्म्स, ये सभी आपकी क्या है, इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट में भी आपका डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, डायप्टेरा वगैरह, तो वहाँ पर पर्टिकुलर के लिए आपका ये वर्क करता है। तो यहाँ इंसेक्ट में आपका बॉल वॉर्म्स के लिए, और जो कॉर्न बोरर्स होते हैं, बॉल वॉर्म्स होते हैं, उनके अगेंस्ट आपका ये इफ़ेक्टिव है। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक बायोटेक में भी आएगा, वहाँ पर हम एग्जैक्ट स्टडी करेंगे कि किन ऑर्डर पर ये आपका वर्क करेगा, यानी कि आर्थ्रोपोड के किन ऑर्डर्स के इंसेक्ट को ये किल करते हैं। तो ये मस्क्यूटो और फ्लाइज पर इनएफेक्टिव है, इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज़ बॉल वॉर्म। ये बॉल वॉर्म, कॉर्न बोरर, उनके अगेंस्ट आपका इफेक्टिवली वर्क करता है। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप। जीएम होता है यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। देखो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर हम कोई हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं, यानी कि हमने एक ऐसी क्रॉप बनाई जिसका हर्बिसाइड्स जो है, जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं हर्ब्स को किल करने के लिए, उस केमिकल का हमारी क्रॉप पर कोई नुकसान नहीं होगा, क्रॉप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहलाती है। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या है, तो ऑप्शंस पर आते हैं।
ओके, सो दीज आर द ऑप्शन कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट है कि ये एलिमिनेट करता है वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर, कि अगर हम यहाँ पर ये जेनेटिक क्रॉप लगाते हैं तो ये जेनेटिक क्रॉप आपका वीड्स को एलिमिनेट कर देगी फील्ड से, और यहाँ पर हमें मैनुअली उन वीड्स को हटाने नहीं जाना पड़ेगा, वरना आपको मैनुअली क्या करना पड़ता है, प्लग करना पड़ता है, उनको टिलिंग करनी पड़ती है, तो आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लगाते हो जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, यानी कि हर्बिसाइड्स का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर मैनुअली हर्ब्स को निकालने नहीं जाना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन इनका ये है। देख लेते, पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते। देन सेकंड है कि ये एलिमिनेट करेगा वीड्स को फ्रॉम द फील्ड विदाउट यूज़ ऑफ हर्बिसाइड, कि ये आपका वीड्स को रिमूव कर देगा और हमें यहाँ पर हर्बिसाइड यानी केमिकल्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा उन्हें किल करने के लिए। देन नेक्स्ट है ये एनकरेज करता है इको फ्रेंडली हर्बिसाइड, कि ये आपका जो है एक इको फ्रेंडली हर्बिसाइड की तरह वर्क करता है, कि अगर ये प्लांट में लगाऊंगी तो ये नियर बाई जो हर्ब्स है उनको अपने आप ही किल कर देगा। और तीसरा है ये नेक्स्ट है ये आपका क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड पार्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी, कि अगर आप यहाँ पर एक क्रॉप लगा रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर आपने एक क्रॉप लगाई और ये क्रॉप आपका GM जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, और किसके लिए हमने इसे मॉडिफाई किया, हमने इसे बनाया है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, यानी कि अगर मेरे इस प्लांट के साथ बहुत सारी हर्ब्स ग्रो कर रही है और मैंने इन हर्ब्स को किल करने के लिए यहाँ पर कोई केमिकल का स्प्रे किया है, जिसे मैं हर्बिसाइड कह रही हूँ हर्ब्स को किल करने के लिए, तो ये केमिकल जो मैं यहाँ पर डालूँगी, अब मैं नॉर्मल केमिकल डालती तो ये मेरे प्लांट के अंदर भी क्या होता, एक्यूमुलेट होता, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर लिया है कि वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, यानी मैं जो केमिकल यहाँ पर डाल रही हूँ उसका मेरे प्लांट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, मेरे प्लांट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, मैं यहाँ पर आपका अपने प्लांट को प्रिवेंट कर रही हूँ कि वहाँ पर हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन ना हो, कि मेरा जो प्लांट है जब इस पर हर्बिसाइड का स्प्रे किया जाए यानी केमिकल का स्प्रे किया जाए तो यहाँ पर ये इस केमिकल को अपटेक ना करे, इस केमिकल का इस पर कोई फ़र्क ना हो, ताकि ये केमिकल फूड चेन के अंदर एंटर ना कर पाए, यानी कि यहाँ पर आपका हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन जो है फूड पार्टिकल्स में उसे मैं प्रिवेंट कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर एक GM क्रॉप बना दी तो यहाँ पर और ये आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है तो ये इसका करेक्टर है कि इस पे हर्बिसाइड का कोई फ़र्क नहीं हो रहा, बट यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि यहाँ पर मैं ये प्लांट लगाऊंगी तो ये नियर बाय प्लांट्स को किल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि वीड्स को एलिमिनेट कर देगा, गलत है, ये नहीं करेगा, ये वीड्स को एलिमिनेट कर देगा। यहाँ पर भी है कि ये आपका वीड्स, दोनों ही ऑप्शन गलत है, ये आपके नियर बाय प्लांट्स को कोई किल नहीं कर रहा है, ये सिर्फ खुद रेजिस्टेंट हुआ है कि अगर आप कोई केमिकल का यूज़ कर रहे हो तो मेरी क्रॉप पर उस केमिकल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चा वो आपका करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ निमेटोड डिजीज इन प्लांट, इनमें से कौन सा आपका जो है इफेक्टिव है टू कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ निमेटोड डिजीज़ के लिए आपका इफेक्टिव है। तो ये आपकी स्पीसीज़ है, आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो इनके बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन सिंपली फैक्ट है, जितना रीड करोगे आप एग्जाम्पल्स को उतना ही आपके दिमाग में बैठेगा, तो जहाँ से भी एग्जाम्पल मिले आप पढ़ सकते हो। सो यहाँ पर निमेटोड रेजिस्टेंट के लिए आपका प्यूसिलोमाइसिस जो है इसे यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं होता है तो इट इज़ नॉट एसेंशियल आपको सब कुछ रटना है, जो नई चीज़ें आती हैं आपको जितना याद हो पा रहा है सही है, अदरवाइज स्किप दिस क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब कुछ नहीं रट सकता है हर कोई। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ
नीमेटोड डिजीज़ इन प्लांट, ये अगेन आपका सेम रिपीट हो गया है। तो अभी हमने बताया बी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा, सेम क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पर आपका अगेन यहाँ पर भी आपका क्या है, पेस्टिलियोमाइसिस जो है बी ऑप्शन वो आपका करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मे लीड टू यूट्रोफिकेशन इन नियर बाय वाटर बॉडीज। सही हो सकता है बच्चा कि आपका फर्टिलाइजर्स, वैसे तो हम केमिकल, देखो केमिकल में अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो आपका यहाँ प्रॉब्लम आती है बायोमैग्निफिकेशन की, ठीक है, कि वो एक्यूमुलेट होते रहे। लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजर्स टर्म जो है वो यूज़ किया गया है, फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स में आपके बायोडिग्रेडेबल होंगे, नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे NPK है तो वो केमिकल, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये आपका ऐसा तो नहीं है कि ये डिग्रेड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है वो आपका नियर बाय वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट्स जो है उन्हें एनहांस कर देगा, और न्यूट्रिएंट एनहांस होगा तो उससे आपका एल्गल ब्लूम एंड यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम आएगी नियर बाय वाटर बॉडीज़ में। तो हो सकता है सही स्टेटमेंट एक बार हम छोड़ देते हैं। अब बोथ एजिटोबैक्टर एंड राइजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ प्लांट। देखो यहाँ पर राइजोबियम तो हमें पता है कि ये रूट नोड्यूल्स जो है प्लांट में, लेग्यूम प्लांट में आपका फिक्स करता है, बट यहाँ पर एजिटोबैक्टर, बच्चा कल की वीडियो में भी बताया था मैंने, एजिटोबैक्टर आपके जो होते हैं दे आर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है, तो ये सॉइल में आपका नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, ये प्लांट की रूट में आपका फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो ये क्योंकि फ्री लिविंग है तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। Then next, cyanobacteria such as Anabaena nostoc are important mobilizer of phosphate and potassium for plant nutrient in soil। तो ये आपके इन्होंने कहा एनाबीना और नॉस्टॉक जो है ये फॉस्फेट और पोटेशियम के मोबिलाइजर होते हैं। सो बच्चे यहाँ पर एनाबीना नॉस्टॉक दोनों ही आपके क्या है, साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये फॉस्फेट और पोटेशियम के मोबिलाइजर नहीं होंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। देन आपका एट प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि मेज को विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर हम ग्रो नहीं कर सकते, गलत है। आप यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका मैन्योर जो है, नेचुरल मैन्योर, उसे आप यूटिलाइज करो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी आप यहाँ पर किसी भी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ईल्ड में आपका हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए, बट यहाँ पर उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटर होती है अगर हम उसका पर्सपेक्टिव देखें। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन इन्होंने बताया था कि हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो ये तीनों तो आपके रॉन्ग हो गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन फिर हम किससे लेंगे, ऑप्शन ए को लेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, Which one of the following is being utilized as a source of biodiesel in Indian countries? आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा आपका बायोडीजल की तरह आपका वर्क जो है यूज़ किया जा रहा है। सो यहाँ पर आपके बायोडीजल में यूफोर्बिया की स्पीसीज एंड आपका बायोफ्यूल में एक और है जेट्रोफा, ये भी अभी रिसेंटली जो है की गई है। जेट्रोफा जो है वो भी, उसकी सीड से भी बायोडीजल जो है आपका, या बायोफ्यूल हम कहें, बायोफ्यूल आपका जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या है, ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। यूफोर्बिया की स्पीसीज़ है, जेट्रोपा की स्पीसीज़ है, इनसे हम यहाँ पर बायोफ्यूल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a free living nitrogen fixing cyanobacteria which can also form symbiotic association with water fern azolla। सो ये हम बात कर चुके हैं कल भी, अजोला के साथ आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन दिखाता है, एनाबीना दिखाता है, ठीक है। टॉलीपॉथ्रिक्स फ्री लिविंग है, नॉस्टॉक फ्री लिविंग है, कॉलेरा आपका सिंगल सेल प्रोटीन की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, 36 में एनाबीना जो है वो एजोला के साथ आपका फिक्सेशन दिखाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्टिसाइड एंड इंसेक्ट डैमेजिंग अ क्रॉप इज, कि आपका यहाँ पर रीज़न कि हमें रेजिस्टेंट
रेजिस्टेंट वेराइटीज अगेंस्ट पेस्टिसाइड इन इंसेक्ट डैमेजिंग क्रॉप, कि ऐसी क्रॉप जो कि आपका जिसे आपका इंसेक्ट जो है वो डैमेज करते हैं, तो हमें इस क्रॉप को इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्टिसाइड्स इन इंसेक्ट डैमेजिंग क्रॉप में, हाँ, कि हमें इस क्रॉप को पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बनाना पड़ता है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट। सो आपको पता है अगर आपके इंसेक्ट जो हैं आपकी क्रॉप को डैमेज कर, तो इन इंसेक्ट को रोकने के लिए आप केमिकल्स का यूज़ कर रहे हो, केमिकल का यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अपनी क्रॉप को तो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बनाना पड़ेगा, वरना आपकी क्रॉप जो है वो आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जब आप पेस्टिसाइड्स को छिड़कोगे फील्ड में तो आपकी क्रॉप को भी नुकसान होगा। तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली आपका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जब हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करें तो आपकी क्रॉप में रैंडम कोई भी म्यूटेशन आ सकता है, रैंडम म्यूटेशन आ सकता है। इसीलिए आपका यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी क्रॉप जो है क्रॉप को पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बनाएं, वरना पेस्टिसाइड की प्रेजेंस में आपकी क्रॉप में कोई भी यहाँ पर आपका म्यूटेशन हो सकता है। अब एक्वायर्ड हेरिटेबल चेंज, ये सब चीज़ें क्यों नहीं होगा? एक्वायर्ड हेरिटेबल चेंज कि आपका यहाँ पर ऐसे इसके अंदर अडेप्टेशन आएंगे जो आगे आपके जो है हेरिटेबल यानी कि आगे की जनरेशन में जाते जाएं, ठीक है। देन डायरेक्टेड म्यूटेशन कि आपने जब पेस्टिसाइड का छिड़काव किया तो आपको पता ही है कि आपका प्लांट जो है वो बेटर के लिए अडेप्ट हो जाएगा, कि भाई मैं पेस्टिसाइड डाल रहा हूँ, मुझे पता है मेरा प्लांट अडेप्ट हो जाएगा। तो हमें तो नहीं पता होता ना, हम कैसे बोल सकते कि हाँ कि आपका जो प्लांट है वो पेस्टिसाइड्स पर आपका सर्वाइव कर जाएगा। हो सकता है वो उतनी हाई कंसंट्रेशन पर सर्वाइव ना कर सके। तो डायरेक्टेड होता है जहाँ हमें पता हो कि यही चेंज आने वाला है, तो हमें नहीं पता होता जब हम डालेंगे। तो यहाँ पर और किसी केमिकल के छिड़काव की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये भी नहीं हो रहा है। तो ये सारे आपके ऑप्शन रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि यहाँ पर रैंडम म्यूटेशन हो सकता है। जब आप कोई केमिकल डाल रहे हो अपने क्रॉप में तो वहाँ पर उस केमिकल की वजह से हो सकता है कोई भी चेंज आ जाए जो आपको नहीं पता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। Now the next question. During anaerobic digestion of organic waste such as producing biogas, which one of the following is left undegraded? जब हम यहाँ पर क्या करते हैं एनारोबिक डाइजेशन यूज़ करते हैं डाइजेस्टर्स में, तो वहाँ पर आपके बायोगैस में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे ब्रेक किया जाता है। किससे? जो भी आपका बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि मेनली जो आपके ऑर्गेनिक मैटर होता है वो आपके एरोबिक बैक्टीरिया तोड़ चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन एरोबिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए और जो भी बचा हुआ पार्ट है उसे तोड़ने के लिए आपका यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरियाज को इंट्रोड्यूस किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। एरोबिक भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, लेकिन एरोबिक पहले यूज़ किए जाएंगे और फिर आपका सेकंड नंबर पे एनारोबिक किए जाएंगे। तो यहाँ पर किस चीज़ को तोड़ने के लिए आपका एनारोबिक को यूज़ किया जाएगा? सो बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिपिड और लिग्निन, इन सब में सबसे ज़्यादा हार्ड होता है लिग्निन। तो यहाँ पर लिग्निन की डिकम्पोजिशन के लिए आप जो है एनारोबिक डाइजेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, कि जो भी हार्ड मॉलिक्यूल है वो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक हो जाए। देन द नेक्स्ट वन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज एज ग्रीन मैन्योर? इनमें से कौन सा आपका ग्रीन मैन्योर की तरह आपका यूज़ होता है? अगेन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर आइडिया लगाना है। देखो ठीक है, मैं भी आइडिया लगा रही हूँ। अगर हम पहली वाली देखें सैक्रम आपकी स्पीसीज़ जो है वो शुगर केन की मिलेगी, और लेंटाना तो मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि लेंटाना मुझे पता है ये एक वीड है, 9th क्लास में भी आ जाता है, ठीक है, लेंटाना वीड है। सेकंड ऑप्शन में अगेन डाइकैंथियम, ये आपकी क्या है, एक वीड है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हटा रही हूँ। थर्ड में कोई वीड नहीं है। फोर्थ में कैलोट्रोपिस, आग का पौधा, ये भी क्या है, एक वीड है। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़े बेसिक पता है जो कि आपके 9th में आ चुके हैं बच्चा, 11th और 9th में,
लेंटाना, डाइकेंथियम, कैलोट्रोपिस, ये सारे प्लांट आपने पढ़े हुए, ये सारे आपके वीड होते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या बचता है? राइट ऑप्शन आपका सी बचता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वीड नहीं है, तो इसे आप ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका 40 क्वेश्चन, द एक्वेटिक फर्न विच इज़ एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइज़र। एक्वेटिक फर्न जो आपका बायो फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पर आपका अजोला, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि अजोला आपका जो है वो एक्वेटिक फर्न है, तो ये आपको नाम याद रखना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। देन द नेक्स्ट इज 41, farmer have reported over 50% higher yield of rice by using which of the following biofertilizer। तो इनमें से किस आपके बायोफर्टिलाइज़र के यूज़ से 50% यील्ड जो है वो एनहांस हुई है? तो अगेन यहाँ पर राइस फील्ड के अंदर माइकोराइजा एसोसिएशन तो होता नहीं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा हो सकता है, ये भी अगेन माइकोराइजा एसोसिएशन है, नहीं होगा, तो ए और डी हटा देते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया और अजोला में से अगर आपको पिक करना है, तो अजोला आपकी राइस फील्ड में जो है फर्न ज़्यादा आपका एनहांस करता है फील्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा? बी आएगा। So this is all for today. In the next class we will talk about few more questions. Thank you.